फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हाँ, एक तरफ माघ मेले की शुरुआत हो गई है तो दूसरी तरफ कोहरा भी अब रेलवे के लिए चुनौती बना है। ऐसे में माघ मेला और कोहरे को देखते हुए रेलवे ने तैयारी कर ली है अभी से, और रेलवे ने ट्रेनों में फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाई है जिससे कि कोहरे में बिना देखे भी ट्रेन जीपीएस के द्वारा चलेगी, और साथ ही रिफ्लेक्टर लगवाए गए हैं जिससे पहले से ही ट्रेन में बैठे लोको पायलट को पता चल जाएगा और किस तरह की व्यवस्था है। क्या कुछ कहना है सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय का, आइए दिखाते हैं। देखिए, उत्तर मध्य रेलवे हमारा ऐसे क्षेत्र में पड़ता है जो कोहरे से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, और कोहरे में सिग्नल की विजिबिलिटी इम्पेयर्ड होती है, प्रभावित होती है। तो सिग्नल विजिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए और ट्रेन ऑपरेशन बेहतर और सुचारू ढंग से चलाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। मुख्यतः जो हमारे कोहरे से संबंधित जो परिचालन के नियम हैं, उनसे सारे स्टाफ को काउंसिल किया जा चुका है। विभिन्न सिग्नलों पे और ओएचई मास्ट पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव प्लेट्स लगाए गए हैं ताकि वो सभी ओएचई मास्ट और सिग्नल्स दूर से ही लोगों को, ड्राइवर्स को दिखाई दें। इसके अलावा मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग लागू की जाएगी, जो कि हमारा टाइम टेस्टेड सिस्टम है। इसमें जहाँ जहाँ भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी है वहाँ पर मॉडिफाइड ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रयोग किया जाएगा, जिससे ट्रेनों के बीच पर्याप्त दूरी मेंटेन रहे और संरक्षित परिचालन हो सके। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजिकल इनपुट हम दे रहे हैं, वो है फॉग सेफ डिवाइस का लगाना। प्रत्येक ट्रेन में इंजन के साथ में फॉग सेफ डिवाइस रखी जाएगी, जो कि आगामी आने वाले सिग्नल की पहले ही सूचना दे देगी कि अब अगला सिग्नल जो भी सिग्नल है उस नंबर के साथ में ड्राइवर को बताएगी, ताकि कोहरे के कारण सिग्नल दूर से न देख पाने की स्थिति में भी ड्राइवर सिग्नल की लोकेशन को लेकर पूरी तरह सचेत हो जाए। यूपी के प्रयागराज की रहने वाली स्मिता श्रीवास्तव ने अपने नाम करा गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड। संगम नगरी की स्मिता ने पिछले 32 सालों से अपने बालों को नहीं कटवाए हैं। यही वजह है कि स्मिता ने अपने बालों को इतना लंबा कर लिया है कि उनका नाम अब गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। स्मिता के मुताबिक इन लंबे बालों की वजह उनकी मां है। उन्होंने आगे बताया कि 14 साल की उम्र से उन्होंने अपने बाल में कैंची नहीं लगाई है। बता दें कि स्मिता के बालों की लंबाई 7 फीट 9 इंच है, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में शामिल हुई है। इससे पहले उन्होंने लिम्का वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, यूपी रिकॉर्ड समेत कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। और ऐसे में अपने लंबे बालों को लेकर किस तरह से उनको मेहनत करनी पड़ती है और किस तरह से उन्होंने अपने रिकॉर्ड नाम किया है, क्या कुछ कहना है प्रयागराज के अल्लापुर की रहने वाली स्मिता ने, आइए दिखाते हैं। मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। मेरे बालों की लेंथ 7 फीट 9 इंचेस का रिकॉर्ड बन गया है मेरा। और एक्चुअली बचपन से मुझे लंबे बालों का बहुत शौक था। मेरी मम्मा के, मेरे घर में मेरी बहनों के, सबके बाल बहुत अच्छे थे, तो फिर बचपन से मुझे लगा कि मुझे भी लंबे बाल करने हैं। और 80s की हीरोइनों के हम लोग टीवी में, पिक्चरों में देखते थे कि उन लोगों के लंबी लंबी चोटियां, परांदे लगे हुए, तो हमको भी शौक होता था काश मेरे भी इतने लंबे बाल होते तो मैं भी अपना चोटी करती, ऐसे बाल को लहराती। तो बस वहीं से इंस्पिरेशन मिली है। मेरी फैमिली में मेरे दीदी लोगों के बाल भी बहुत अच्छे। 14 इयर्स की जब थी तभी मैंने लास्ट में बाल अपना कट कराया था। फिर उसके बाद से मैंने अपने बाल में कैंची कभी नहीं लगाई। मैं पार्लर जाती हूँ तो सिर्फ अपने मतलब फेस वगैरह के लिए, लेकिन बाल के लिए कभी मैं पार्लर कभी नहीं गई। मैं अपने हाथों से अपने बालों का केयर करती हूँ। और सबका प्यार और सपोर्ट इतना मिलता है कि मैं अपने बालों के लिए अच्छे से समय निकाल लेती हूँ, सारा कुछ मैनेज करते हुए। और मुझे 32 इयर्स लगे अपने बालों को इतना लंबा करने के लिए। और मैं अपने बालों में 2 से 3 घंटे मुझे वॉश तो आधे घंटे मैं कर लेती हूँ, और 2 से ढाई घंटे सुलझाने में बालों को लगते हैं। सबसे ज्यादा समय मुझे बालों को सुलझाने में ही लगता है। सबसे पहले 2012 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड हासिल किया। 100 साल के बाद मैं 2012 में मैंने रिकॉर्ड बनाया था। और 1912 में किसी का रिकॉर्ड था, उसको मैंने तोड़ा। 2012 में सबसे पहला रिकॉर्ड मेरा वही था। उसके बाद मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और यूपी बुक ऑफ रिकॉर्ड और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे हैं, मैंने बनाया है। हाँ, सबसे बड़ा मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया 7 फीट 9 इंचेस का, जिससे आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी लाइफ में मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तो मैंने बना लिया है। इंटरनेशनल लेवल पे अब मैं हो गई हूँ
लेकिन फिर वही होता है कि इससे बड़ा तो रिकॉर्ड में तो अभी तो फिलहाल कोई नहीं है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने देश का पद्मश्री जो है अवार्ड है, रिकॉर्ड है, वो मैं चाहूंगी कि काश मुझे मेरे देश के लिए मैं कुछ करूं, मेरे देश के मतलब देश की तरफ से मुझे सम्मानित किया जाए पद्मश्री से। हाँ, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे फेसबुक पे, इंस्टा पे कि मैम अपना बाल आप दान कर दीजिए कैंसर पेशेंट को। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैंने जो 20 ईयर से बाल को कलेक्शन किया है, अगर म्यूजियम में कोई रखना चाहे तो मैं म्यूजियम में भी दे सकती हूँ, नहीं तो मैं कैंसर पेशेंट को दान कर सकती हूँ। जो मैंने कलेक्शन बाल का 20 ईयर से कलेक्शन किया है वो मैं दान कर दूंगी, अगर उन लोगों को मेरी बाल की जरूरत होगी तो। मेरा नाम स्मिता। इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञान वापी से जुड़ी 5 याचिकाओं पर हुई सुनवाई। इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता के आग्रह पर सुनवाई टाल दी गई है। वहीं इस मामले में सुनवाई जस्टिस अग्रवाल की कोर्ट में हुई। अब इस मामले में सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर रस्तोगी का, आइए दिखाते हैं। आज ज्ञान वापी से संबंधित 5 रिट याचिकाओं की सुनवाई है तो कोर्ट नंबर 9 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित था। हम लोग रिस्पांडेंट के तरफ से और याचीगण अंजुमन इंतजामिया मसाजिद और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के तरफ से लोग मौजूद आए, परंतु सीनियर अधिवक्ता श्री FSA नकवी के द्वारा आज इन याचिकाओं में याचीगण के तरफ से बहस करने की अपनी असमर्थता जाहिर की और बहानेबाजी यह किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय में सिमिलर मैटर पेंडिंग है। न्यायालय से निवेदन किया कि उसको हियर एंड डिस्पोज ऑफ होने के तक इसकी कार्रवाई रोक दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर अपेक्स कोर्ट का कोई स्थगन आदेश नहीं है, स्टे ऑर्डर नहीं है, तो मैं इसकी कार्रवाई एडजर्न नहीं करूँगा। तो आज ही बहस इसकी शुरू कीजिए आफ्टर लंच। तो आज भी उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि मैं व्यक्तिगत कारणों से ये आज बहस करने में असमर्थ हूँ, कोई अन्य तिथि दे दी जाए। इसलिए माननीय न्यायालय ने अंतिम अवसर 5 दिसंबर की नियत करके सुनवाई के लिए फिक्स किया है और यह हिदायत दिया है पक्षों को कि आप लोग कोशिश करें कि उस दिन यह आर्गूमेंट हो जाए और स्थगन न दें। यह कोर्ट नंबर 9 में था, जस्टिस अग्रवाल। संगम नगरी प्रयागराज में जहां 1 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक लगने वाले शिल्प मेले का शुभारंभ हो गया है। बता दें, हस्तशिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र में हर साल 1 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये शिल्प मेले का आयोजन होता है। ऐसे में हस्तशिल्प कलाकार देश के हर कोने से आते हैं। पीएम मोदी के सपने लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने के लिए हर साल ये मेला लगता है। ऐसे में सांस्कृतिक कार्यक्रम की आज झांकियाँ निकाली गई उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा, जिसमें शहर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। और क्या कुछ कहना था कलाकारों का और उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक का, आइए दिखाते हैं आपको। बहुत अच्छा आनंद हो रहा है और कार्यक्रम बहुत ही शानदार, और सभी देशों से कलाकार आए हुए हैं, सभी राज्यों से कलाकार आए हुए हैं, अपनी अपनी विधा को लेके आए हुए हैं, अपनी अपनी कला को लेके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो फिरोज है सर। ये सपना ऐसा है कि ये देश की धरोहर है, जो संस्कृति है, इसको हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है बचाना, और जो सरकार बचा रही है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। क्योंकि हम जैसे लोग कलाकारों की जहाँ गाँव में पहले जाया करते थे, अब लोग मंचों पे देख रहे हैं, मेलों में देख रहे हैं, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है सर। किस तरह से अनुभव रहा है? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत बेहतरीन है। कलाकारों को जितना स्टेज मिले, जितनी मतलब प्लेटफार्म मिल रहा है, ये हमें बहुत एहसास हो रहा है कि हम जैसे कलाकारों को हमें स्टेज मिल रहा है। जी, हम राजस्थान के बहुरूपिया लोक कलाकार हैं और यहाँ आए हैं और निरंतर नए नए रूप देखेंगे। नाम शमशाद है और बहुरूपिया दल राजस्थान से। हमारे जो अनेक प्रदेशों से जो लोक कलाकार आए हैं, जनजातीय कलाकार आए, उनकी एक हमने शोभा यात्रा निकाली है ताकि शहर के लोग इस समारोह की भव्यता को जान सकें। उसके साथ साथ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो एक सपना रहा है लोकल फॉर वोकल का, हमने उसकी भी कोशिश किया है कि हमारे जो शिल्पकार हैं वो यहाँ पे उपस्थित हों और अपनी कला का प्रदर्शन करें ताकि लोग उनकी कला को सराह सकें और उनकी परचेजिंग कर सकें उनके क्राफ्ट की।
इस बार जैसे कि आज हमारा शुभारंभ हो रहा है, हमने इसमें आदरणीय पद्मश्री मालिनी जी को आमंत्रित किया। मालिनी अवस्थी जी इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही हैं। इसके साथ साथ जैसा कि नाम है कि हस्तशिल्प मेला, तो इसमें हमने 121 शिल्पकारों को आमंत्रित किया है। इस बार हमने जो प्रयागराज के युवा हमारी जो जनता है उनको जोड़ने के लिए हमने इंडियन आइडल या सारेगामापा के जो कहा जाए गायक रहे हैं, रनर अप रहे हैं, अवॉर्डी रहे हैं, हमने ऐसे भी कलाकारों को यहाँ पे आमंत्रित किया है। आज जो ये कलाकार आए हैं आज प्रयागराज में, पहले तो ये बता दें कि प्रयागराज जो है वो सांस्कृतिक रूप से और संस्कार के तौर पे बहुत ही ज्यादा समृद्ध रहा है, हमेशा से इसकी बड़ी गौरवशाली गाथा रही है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो अथक प्रयास है कि हमारा भारत जब तक सांस्कृतिक रूप से मजबूत नहीं होगा तब तक उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई भी देश जब अपनी संस्कृति से मजबूत है तब वो बहुत ग्रो करता है। और ये बहुत प्रयास का फल दिख रहा है कि जैसे ही अब समय चेंज होने लगा है, राम राज्य के आने का लोग सपना देखने लगे हैं और राम मंदिर की शिला रख दी गई है, काशी बहुत बड़ा बना दिया गया है और प्रयागराज भी निश्चित तौर पे बहुत बड़ा हो रहा है। तो हमारी सांस्कृतिक और संस्कार की जो विरासत है वो बहुत रिच है, वो बहुत समृद्ध है। तो आज यहाँ प्रयागराज में विभिन्न राज्यों के कलाकार आए हुए हैं। जो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र में जो शिल्प मेला आयोजित हो रहा है 10 दिनों का, उसमें पूरे भारत से विभिन्न राज्यों के कलाकार आए हुए हैं अपनी संस्कृति को यहाँ दिखाने के लिए, अपनी कला को यहाँ शेयर करने के लिए। तो आज हमने व्यापार मंडल की ओर से, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से मैं महानगर अध्यक्ष होते हुए उन सभी का स्वागत कर रही हूँ। और मेरा ये संदेश है कि कला और व्यापार दोनों बहुत गहन साधना का विषय है। यदि आप साधना नहीं करते हैं, यदि आप पूरा एफर्ट नहीं देते हैं, पूरी मेहनत नहीं देते हैं, तो ना ही आपकी कला परवान चढ़ सकती है और ना ही आपका व्यापार परवान चढ़ सकता है। तो स्वाति निरखी, महानगर अध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल। करेली इलाके में बिसौना सादात में नाज संस्थान की ओर से ग्रामीण इलाकों में ठंड से ठिठुर रहे ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। नाज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर नाज फातिमा के जन्मदिन के अवसर पर मैनेजिंग डायरेक्टर अमित यादव के सहयोग से साहित्य प्रधान के सादात स्थित आवास पर ग्रामीणों के बीच केक भी काटा गया और तो साथ ही इस मौके पर केक काटने के बाद ज़रूरतमंदों को कंबल वितरण किया गया। नाज मल्टी स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल व पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंधक सैयद मोहम्मद अस्करी के अनुसार बिसौना सादात में लगभग 200 तो करेली की झोपड़पट्टी में रह रहे 150 ज़रूरतमंद परिवार को कंबल वितरण किया गया। बिसौना सादात में साहित्य प्रधान की ओर से नाज सेवा संस्थान के सदस्यों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। डॉक्टर नाज फातिमा, अमित यादव, डॉक्टर जमशेद, डॉक्टर अभिषेक कनौजिया भी इस मौके पर मौजूद रहे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।